अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर ऑफ द बुक जो कि है अबाउट वाटर। और इसमें अब हम सॉल्व करने लगे हैं बुक के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट हमें कहाँ तक समझ आ चुका है। तो आए ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे हैं हमारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनमें से पेपर में क्योंकि आते हैं, इसी वजह से हमें ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए। साथ ही साथ हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स थे अपने चैप्टर के वो भी रिवाइज हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हम पहले टेस्ट योर सेल्फ के थ्रू सॉल्व कर भी चुके हैं, तो हमें पता है कि मैक्सिमम किस तरह से आंसर्स दिखने हैं। फिर भी कुछ नई बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ही ये है कि वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू कैसे राइज करता है। आप सबने याद रखना है कि पहली बात तो जो ज़रूरी है कि कैपिलरी एक्शन होता क्या है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन की जो डेफिनेशन है ना, जब वो आती होगी तब आपको पता लगेगा कि वाटर की राइजिंग किस तरह से है। तो कैपिलरी एक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अपवर्ड्स। ठीक है, वाटर अपवर्ड्स राइज करता है, इसकी वजह से वाटर राइजेज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये बात याद रखनी है कि ये रूट से जाता है प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स के लीव्स की तरफ। ठीक है, ये रूट से जाएगा और रूट से किस तरफ जाएगा, रूट से ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा लीव्स की तरफ। ये है कैपिलरी एक्शन। इसी वजह से वाटर जो है रूट से लीव्स की तरफ तक जाता है, वरना देखें कि आपकी ग्रेविटी की वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्रेविटी तो नहीं अलाउ करती ना कि रूट से वाटर अपवर्ड मूवमेंट करे, लेकिन फिर भी वाटर राइज करता है। और उसकी रीज़न क्या है? वो कैपिलरी एक्शन ही रीज़न है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। कैपिलरी एक्शन पे एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। जब हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैपिलरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, विच फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग पोलर सब्सटेंसेज इन वाटर। तो पोलर सब्सटेंसेज की डिसॉल्विंग की बात हो रही है। ये बात जरा गौर से सुने कि डिसॉल्विंग की जब बात होगी ना, हमने तो कह दिया कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने के बाद कौन कौन सी चीज़ों की डिसॉल्विंग की बात हो रही है? एक तो पोलर सब्सटेंसेस होंगे, दूसरे वो कंपाउंड्स होंगे जो कि कोवलेंट हैं, और कोवलेंट होने के साथ साथ उनके अंदर भी पोलर नेचर मौजूद है। ठीक है, तो पोलर सब्सटेंसेस की अभी हम बात कर रहे हैं, और जब हमने इन फोर्सेस की बात करनी है तो याद रखना है आप सबने कि आप जब भी पोलर सब्सटेंसेस की बात करेंगे कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो पोलर हैं, तो आपने किस बारे में बात करनी है कि देखें कोई ना कोई यहाँ पे बॉन्डिंग ऐसी आएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस तरह की आएंगी जिसकी वजह से डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो डायपोल फोर्सेस होती हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं इनको। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि डिज़ोल्व हो जाते हैं पोलर सब्सटेंसेस वाटर में, क्योंकि पोलर सब्सटेंसेस में पॉजिटिव एंड्स नेगेटिव एंड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स अट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस वजह से क्या होता है कि डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पोलर सब्सटेंसेस में जो डिसॉल्विंग होती है उसकी रीज़न ये होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड्स की जब बात हो रही है तो नॉन पोलर क्यों नहीं सॉल्युबल होते? क्योंकि उनमें देयर आर नो पोलर एंड्स। ठीक है, देयर आर नो पोलर एंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोलर सब्सटेंसेस होंगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे, या आयोनिक कंपाउंड्स होंगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे। जब तक कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड नहीं आता वो डिसॉल्व नहीं हो सकेगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो क्योंकि कोई पोलर एंड्स हैं ही नहीं, इस वजह से कोई डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होती भी नहीं है। और साथ ही साथ आपने ये भी बता देना कि कौन से हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, हमने लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। बेंजीन है, ईथर है और ऑक्टेन है। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ यही वाले डिस्कस करने हैं। यही वाले कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं, जिनमें कोई पोलर एंड्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई डिसॉल्विंग नहीं हो पाती। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वाटर डिजोल्व शुगर एंड एल्कोहल। शुगर और एल्कोहल कैसे डिजोल्व होते हैं? सबसे पहली बात तो याद रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिजोल्व होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब ये कैसे डिजोल्व होते हैं? वो इस तरह से कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर पोलर
एंड्स होते हैं, ठीक है। अल्कोहल है ना आपके पास, अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अल्कोहल में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मौजूद होते हैं पोलर एंड्स, ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी यहाँ पे मौजूद है तो पोलर एंड्स की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं वो एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे अट्रैक्ट, और इस तरह से यहाँ पे जो डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी, जो कि किसकी हम बात कर रहे हैं, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है, शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। जितने भी वाटर के डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में भी, इससे ये याद रखना है। और रीज़न क्या है, ये रीजंस नहीं भूलनी बस आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, विच इज़ हाउ लाइमस्टोन डिजॉल्व्स इन वाटर। अब कोई भी चीज़ अगर डिज़ोल्व हो रही है ना वाटर में तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फैक्टर मौजूद है। पहले तो जब हमने वाटर के डिज़ोल्विंग की बात की तो हमने कहा पोलर नेचर है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक वाला हमने फिनोमिना यूज़ कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो लाइमस्टोन की हमने बात की थी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आपको ये पता होगा कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तभी आपको रीज़न समझ आएगी कि फिर क्या ऐसी रीज़न होती है कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। वाटर में डिज़ोल्व स्टूडेंट्स ये क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये रिएक्शन आपकी बुक का रिएक्शन है, साथ ही साथ इस रिएक्शन को हमने कहाँ पे पढ़ा है, जब हमने ये देखा है कि वाटर हार्ड किस तरह से होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बना देंगी, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट अब वो सॉल्ट है जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कोरिलेट करके उनके साथ स्पेसिफिकली लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात याद रखनी है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो रहा है तो वो अगर डिज़ोल्व कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो फिर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो क्यों होता है ये सारी रीज़न आप सबने याद रखनी है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। मैंने आप सबको बताया कि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो आपने दो डिफरेंट हेडिंग्स दे देनी। हमें किस चीज़ में कहा गया है डिफरेंशिएशन का, सॉफ्ट वाटर में और हार्ड वाटर में। टेबल फॉर्म में अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, प्रॉपर्टीज़ किस तरह से लिखनी है, आपने साइड बाय साइड प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अगर एक की किसी चीज़ के बारे में बात करें तो दूसरे वाटर के टाइप के भी उसी बारे में आपने बात करनी है। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले द प्रोडक्शन ऑफ लेदर विद सोप, ठीक है। सॉफ्ट वाटर तो बड़े आराम से इट कैन प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, गुड लेदर विद सोप, लेकिन हार्ड वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है और यही मेन इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, कैन नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कैन नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, यही इनका मेजर डिफरेंस है स्टूडेंट्स के आपके पास सॉफ्ट वाटर में तो लेदर बन जाती है जिसकी वजह से सोप अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाता है, लेकिन हार्ड वाटर में लेदर नहीं बनती जिसकी वजह से जो सोप है वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। साथ ही साथ हमने डेफिनेशन की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस और हम इस बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि देखें सॉफ्ट वाटर में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप डिस्टर्ब नहीं होता, जो अभी मैंने बात की, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन of soap is not disturbed, soap is not disturbed। ये पूरी स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ लिखनी है पेपर में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें इस वक्त। लेकिन हार्ड वाटर में क्या होता है कि इट डिक्रीजेज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यही मेजर डिफरेंस है और यही मेजर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन दोनों का डिफरेंस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इट डिक्रीजेज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से कंप्लीट। और अगर आप चाहें तो इसमें हार्ड वाटर के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके नाम ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन ये दो जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं ये होने ज़रूरी हैं, बाकी आप चाहें तो लिखें, बेशक ना लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर। वाटर की हार्डनेस के कॉजेज़ क्या हैं। हमने ये डिटेल में बात की थी कि वाटर में जो हार्डनेस है वो क्यों हो रही है, हार्डनेस ऑफ वाटर के कॉजेज़ की बात हम कर रहे हैं ना। हमने कहा था रेन वाटर बारिश का पानी होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से करता है एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉइल तक जब पड़ता है तो वहाँ पे जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, रेन वाटर,
रेन वाटर विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा कि ये जब सॉइल पे जाएंगे ये दोनों चीज़ें, तो सॉइल में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स मौजूद हैं, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। और अब रेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्ट करके इनको कन्वर्ट कर देंगी इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, वो जो बाइकार्बोनेट्स की प्रोडक्शन है ना, वही बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि वाटर को हार्ड कर रहे हैं। कौन से सॉल्ट्स होंगे, किसके बाइकार्बोनेट होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। पहले ही हमने बात की है कि जब भी हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करनी है दो ही सॉल्ट्स कंसिडर करने हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उन्हीं की बात हमेशा हमने करनी है। तो पहला हमारे पास कौन सा कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। केमिकल रिएक्शंस बुक में एज इट इज़ गिवन है, केमिकल रिएक्शंस बुक में गिवन है, इससे आप सब ने भी ऐसे ही लिखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, ये वाटर कौन सा है, बारिश का पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से आई, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि यहाँ पे वाटर की हार्डनेस कॉज कर देगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, बारिश का पानी है, वाटर है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और ये भी आपके पास वाटर की हार्डनेस कॉज करता है। ठीक है, ये है पूरी रीज़न, और आपने स्टेटमेंट साथ ज़रूर लिखनी है। मैंने सिर्फ पॉइंट्स फॉर्म में आपको आंसर बताया है, साथ स्टेटमेंट्स लिख के आपने इस आंसर को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्प्रेरी हार्डनेस इन वाटर। अब टेम्प्रेरी हार्डनेस तो चले वाटर में हो गई है, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखें, इफेक्ट्स की जब हमने बात करनी है तो जितने इफेक्ट्स हमने अपनी बुक में पढ़े हैं वो सारे मेंशन होने ज़रूरी हैं। किस वजह से होती है टेम्प्रेरी हार्डनेस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेम्प्रेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में जो डिफरेंस है ना, कि टेम्प्रेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस जो है वो सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से होती है। ये डिफरेंस आप सबने याद रखना है। फिर जब आपने टेम्प्रेरी हार्डनेस की बात कर ली कि वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से हो रहे हैं, तो फिर आपने लिखने हैं इसके इफेक्ट्स, और जब इफेक्ट्स लिखने हैं तो आपने पहली बात तो ये लिखनी है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सोप विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ soap will be consumed। क्यों होगा स्टूडेंट्स ऐसे, ऐसे इसलिए होगा क्योंकि देखें जो हार्ड वाटर है वो सोप को उसका क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा वॉशिंग पर्पसेस में। जब वो सोप को उसकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने दे रहा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगी साबुन की ताकि वो क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म हो सके। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर इस ऐसे पानी को पी लिया जाए, ड्रिंकिंग ऑफ दिस वाटर विल रिजल्ट इन किस चीज़ में, क्या नुकसान हो जाएगा, स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ इंजेस्ट हो रही है सबसे पहले जो चीज़ वही नुकसान करेगी ना, उधर ही नुकसान होगा जिसके वो कांटेक्ट में आ रही है। और इंजेक्शन की वजह से क्योंकि सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स भी वहीं पे होंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास इफेक्ट्स में क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि हार्ड वाटर स्टीम इंजन्स के लिए, स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स और टर्बाइंस के लिए अनफिट है। ठीक है, इट इज़ अनफिट फॉर ऑल दीज थिंग्स। और कैसे अनफिट है कि ये स्केल्स की प्रोडक्शन कर देगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि स्केल्स क्या चीज़ होते हैं, हमने जो डिटेल में पढ़ा भी है। क्या होगा कि स्केल की प्रोडक्शन कर देगा, और स्केल्स की जब आपने बात करनी है तो बताना है कि स्केल्स होते क्या हैं। दीज आर इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक हो गया, जो कि स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स और टरबाइंस के अंदर जिनकी डेपोजिशन हो जाती है वो स्केल कहलाते हैं। फिर क्या होता है कि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिर्फ ये बात करें कि दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा, ये दो पॉइंट्स याद रखने, डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कि इंजन उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। और साथ ही साथ दूसरा नुकसान क्या होगा, बॉयलर्स बर्स्ट हो सकते हैं। मैंने आपको इनकी जो रीजंस हैं वो डिटेल में समझाई थी। बॉयलर्स क्यों बर्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट और फ्यूल की कंजम्पशन आ जाएगी, और बॉयलर फिर उसकी भी तो एक कैपेसिटी है, वो एक ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट बर्दाश्त कर सकता है ना, ज़्यादा तो नहीं कर सकता, इस वजह से बॉयलर्स बर्स्ट कर जाएंगे। ठीक हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इफेक्ट्स भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच इज़ मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के डिसएडवांटेजेस हमने बताने हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ
डिटर्जेंट्स। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप ना इनकी हेडिंग्स भी बनाया करें। तो जब हेडिंग्स बनाते हैं तो बेशक ज़्यादा ना बनाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक हेडिंग ज़रूर बना दिया करें बिफोर स्टार्टिंग दी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इनकी देखें क्लीनिंग एक्शन इनका बहुत अच्छा है डिटर्जेंट्स का, वो तो बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की। तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा यूज़ होंगे, लेकिन ये यूज़ तो हो जाएंगे पर ये डिग्रेड नहीं हो पाएंगे, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, इस वजह से इनकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। हमने डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में ये सारी की सारी बातें पढ़ी हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, और वाटर पोल्यूशन के बाद क्या होगा कि ये डिजीज़ेस भी कॉज कर सकते हैं बाय माइक्रोब्स, ठीक है। दे कैन कॉज डिजीज़ेस बाय माइक्रोब्स, और साथ ही साथ इनके अंदर कुछ फॉस्फेट सॉल्ट्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर के अंदर एल्गी की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। फॉस्फेट सॉल्ट्स मौजूद होंगे जो कि रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी करेंगे। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी को हमने डिस्कस किया था जब हमने एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स डिटेल में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में भी एल्गी की ग्रोथ का जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि फॉस्फेट सॉल्ट्स का ये एक नुकसान है, ठीक है। नुकसान यही है कि फॉस्फेट सॉल्ट्स की वजह से एल्गी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, उसको देखते हैं। Question number 10 is what is the difference between biodegradable and non-biodegradable substances? देखें सिंपल सा डिफरेंस है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो देखें ना, यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं फिर इसकी बात करते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहली तो बात यह है कि आप इस पूरे वर्ड को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर बायो का लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, तो इसका मतलब है जो डिकम्पोजिशन होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अगर कोई चीज़ बायोडिग्रेडेबल है इसका मतलब है इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसका मतलब है इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, यही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये है मेजर डिफरेंस आपके पास दोनों में, और ये डिफरेंस याद रखना है क्योंकि बेसिकली डेफिनेशन भी आपके पास यही है। और कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये डिकम्पोजिशन करवाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स की भी आप इस तरह से हेडिंग बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल कौन सी चीज़ें होती हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और कौन सी चीज़ें जिनको नहीं किया जा सकता ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें आ जाते हैं प्लास्टिक्स और रबर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बेसिक जो डेफिनेशन है ना वो याद रखनी है, और साथ ही साथ ये दोनों एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। डिटर्जेंट्स कैसे अनफिट इसको कर देते हैं। सबसे पहली बात तो यही देखें, ये क्वेश्चन वही है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो गई है। डिटर्जेंट्स की बात है, अभी हमने डिटर्जेंट्स के जो डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं वही बात है कि डिटर्जेंट्स के वही डिसएडवांटेजेस हैं जिस वजह से एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, इस वजह से सबसे पहले क्या होगा कि ये डिकम्पोजिशन के बगैर ही वाटर तक चले जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देंगे। दूसरा नुकसान क्या होता है, दूसरा नुकसान ये कि इनके अंदर फॉस्फेट सॉल्ट्स मौजूद हैं। फॉस्फेट सॉल्ट्स जो होते हैं वो एल्गी की ग्रोथ करवाते हैं, जो हमने बात अभी पहले भी की है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। और फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी के बाद क्या होता है कि क्योंकि ये एल्गी एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर की सरफेस पे, तो ऑक्सीजन को और इम्पॉर्टेंट गैसेस को ये एक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जब एल्गी की डेथ होती है तो क्योंकि इनके भी डिके में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही बात थी डिटर्जेंट्स वाली बात में, चाहे डिसएडवांटेजेस पूछे हो चाहे पूछा हो कि कैसे ये अनफिट है एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वाई पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, पेस्टिसाइड्स क्यों यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं। पेस्टिसाइड्स वो चीज़ें हैं विच आर यूज्ड टू किल पेस्ट, ठीक है, यूज्ड टू किल पेस्ट्स। क्योंकि ये पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पेस्ट में आपके पास वीड्स हैं, हर्ब्स आ जाएंगी, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, फंजाई है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को रोके, उसकी नॉर्मल ग्रोथ में कोई ना कोई मसला क्रिएट करे, उसको हम पेस्ट कह देते हैं, जिसको ख़त्म करना बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स ने क्या करना है, पेस्ट को इसी वजह से किल करना है ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके नॉर्मली। और पेस्ट का एक और नुकसान क्या होता है, दे ऑल्सो ट्रांसमिट डिजीज़, ठीक है, ट्रांसमिट डिजीज़। और ये डिजीज़ कहाँ ट्रांसमिट होते हैं, ये एनिमल्स तक भी जाते हैं, ये ह्यूमन बींग्स तक भी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्लांट देखें, प्लांट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिबल हैं, एनिमल्स भी उसको खाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, तो इस वजह से डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इसी वजह से पेस्ट के जो किलिंग है वो इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। कौन सी रीजंस हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस की? दो रीजंस हैं, एक है टॉक्सिन्स, ठीक है, और दूसरे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी मैंने डिटेल में आपको बात लेक्चर के दौरान भी समझाई थी। किस तरह के केमिकल्स हैं ये? आर्सेनिक है, मरकरी, लेड और ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड ना MCQs भी आ जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट्स वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्म्स भी होंगे। तो ये हमारे पास आ जाती हैं। इसको हम कहाँ काउंट करते हैं? हम काउंट करते हैं कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ का कॉज हैं। ये दो कॉजेज़ हमने कर लिए। तीसरा कॉज आपने याद रखना है, लैक ऑफ सैनिटेशन। लैक ऑफ सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पानी साफ़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी बीमारियां वैसे ही बन जाएंगी। तो पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लैक ऑफ सैनिटेशन, टॉक्सिन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी की सारी रीजंस आपने ज़रूर लिखनी है पेपर में जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाटर बॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट की जा सकती हैं वाटर बॉर्न डिजीज़? सेफ़ वाटर हो, ठीक है, सेफ़ वाटर हो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, ताकि कोई भी उसके अंदर टॉक्सिन्स वगैरह मौजूद ना हो, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ स्वेज का कोई अच्छा सा तरीका हो ताकि जो जितने वेस्ट हैं वो किसी सही तरीके से डिस्पोज किए जा सकें और वो वाटर को कंटेमिनेट ना करें। उसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स को कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स को कंट्रोल किया जाए। जितने टॉक्सिन्स अभी हमने पढ़े वो सारे के सारे। फिर क्या है, एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो, ठीक है, सैनिटेशन ठीक होनी चाहिए। सैनिटेशन का क्या मतलब होता है कि वाटर साफ़ सुथरा होगा तभी तो उसके अंदर जितने भी वेस्ट हैं, जितनी भी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वो उसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी वाटर तक वेस्ट पहुंचने ना दिया जाए, ठीक है, ये हो सकता है। साथ ही साथ केमिकल कंटेमिनेशन को रोका जाए। और केमिकल कंटेमिनेशन किस वजह से होती है? केमिकल कंटेमिनेशन का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ये कंटेमिनेशन कॉज कर रहे हैं, जिसमें आपके पास आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स जो कि ये कॉज करते हैं। और इसकी वजह से नुकसान क्या होता है? इसकी वजह से ये नुकसान होता है कि या तो ये स्लो पॉइजन के तौर पे एक्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाएंगे, या दूसरा नुकसान क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस का क्या मतलब होता है? कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। ये चीज़ें कैंसर कॉजिंग बन जाती हैं ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए इनका रिमूवल वाटर में से बहुत ज़रूरी है, तभी आप वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमारी बुक की एक्सरसाइज में गिवन है। ये मैंने आपको सारे 1 बाय 1 करवा दिए हैं। इसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और हमने इस चैप्टर के क्विज भी सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे पहले आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ जितनी बातें बताई हैं ना कि वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको किस तरह से आपने याद रखना है, इनको दोबारा नोट डाउन कर लें। पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं और कोशिश करनी है कि अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को हेडिंग्स के साथ लिखें। ज़्यादा हेडिंग्स नहीं देनी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक हेडिंग या दो ज़रूर होनी चाहिए। आप इनकी करें प्रैक्टिस। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।